हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत। बेटा आज के सेशन में कंप्लीट फार्मूला रिवीजन आपको कराने वाला हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक कंप्लीट फार्मूलाज मैं आपको यहां पर देके जाने वाला हूं। पूरा का पूरा सेशन अच्छी तरीके से जरूर देखना। चैप्टर वाइज जितने भी निचोड़ फार्मूलाज हैं सिर्फ और सिर्फ मैं उनको प्रोवाइड करने वाला हूं। इनका आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग शॉर्ट नोट्स बेटा बना सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिलेशन का। ठीक है, तो रिलेशन बाबू कितने प्रकार का होता है इसको बेटा आप लोग नोट्स बना सकते हैं। रिलेशन भैया कितने टाइप का होता है सर? 3 टाइप का। कौन कौन सा? रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। ठीक है, और कोई भी रिलेशन अगर ये तीनों रिलेशन को होल्ड करता है, ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं सर? इक्विवेलेंस। बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं? अगर ए बिलोंग्स टू आर होता है तो सर रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक किसे कहते हैं? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है देन बी ए बिलोंग्स टू आर होना जरूरी है। ट्रांजिटिव किसे कहते हैं बेटा? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है तो यहां से ए सी बिलोंग्स टू आर हमारा होना चाहिए। तो दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव का ये केस सेकंड जरूर याद रखना। एक तो होता है कि अगर ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ है तो ऐसी जगह पर ए का सी के साथ देखते हैं। अगर ए का बी के साथ है, बी का सी के साथ नहीं है तो ऐसी जगह पर ए का सी के साथ नहीं देखते। तो दिस इज द कंप्लीट रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं बाबू। फंक्शन। फंक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट निचोड़ है दैट इज द 1-1 फंक्शन। ठीक है, 1-1, और दूसरा है बाबू ऑन टू फंक्शन। 1-1 को अपन और क्या कहते हैं सर? इंजेक्टिव भी कह देते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। इसको अपन सरजेक्टिव भी कह देते हैं। ठीक है, 1-1 फंक्शन की टेस्टिंग अपन कितने तरीकों से करते हैं बाबू? 3 तरीकों से। एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल में कैसे करते हैं सर? एफ ऑफ x1 बराबर अगर एफ ऑफ x2 है तो बेटा यहां से x1 इज इक्वल टू x2 हो जाता है। दूसरा तरीका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकली कैसे करते हैं? ग्राफिकली हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग से करता है। जैसे अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी कर्व को 2 जगह पर काटे तो नॉट 1-1, और अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन किसी कर्व को 1 जगह पर काटे तो दिस इज द 1-1। ठीक है, और इसके अलावा ऑन टू फंक्शन हम किसे कहते हैं? अगर कभी भी रेंज और कोडोमेन दोनों बेटा बराबर होता है तो सर दिस इज द ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अगर ये रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के इक्वल नहीं है यानी कि अपन इसको इनटू फंक्शन बोल देते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा रिलेशन एंड फंक्शन की कहानी है। बस इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ ध्यान में रखना नहीं है। यहां पर एक छोटी सी चीज उसको ध्यान में रखना, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उनको ध्यान में रख लेना। जरा आईटीएफ पर आते हैं बाबू। आईटीएफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? प्रिंसिपल रेंज एंड प्रिंसिपल डोमेन। देखो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है। इसका प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है? -1 से 1। प्रिंसिपल रेंज क्या होता है? -π/2 से लेके π/2। थोड़ा सा 2-3 ग्राफ याद रखना। कॉस इनवर्स एक्स का कैसा होता है? दिस वन। इसका प्रिंसिपल डोमेन क्या हो जाएगा बेटा? -1 से 1। इसका प्रिंसिपल रेंज क्या हो जाता है बाबू? 0 से लेके पाई। ठीक है, से ये रफ आप बना लेना बेटा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होता है। प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है सर? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। प्रिंसिपल रेंज क्या होता है बाबू? -π/2 से लेके π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, y इज इक्वल टू cot इनवर्स x। cot इनवर्स x का ग्राफ कैसा बनता है सर? इस तरीके से ग्राफ बन रहा होता है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल डोमेन क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। प्रिंसिपल रेंज क्या हो जाएगा बाबू? 0 से लेके पाई ओपन इंटरवल। ठीक है, इसके अलावा सेक इनवर्स एक्स का और कॉसेक इनवर्स एक्स का दोनों का प्रिंसिपल डोमेन सेम होता है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 से 1। सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज है क्या होता है बाबू? 0 से लेके पाई। बस इसमें से π/2 अपन हटा देते हैं। यहां से कॉसेक इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल रेंज है ये होता है वही कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स वाला। इसमें से बेटा अपन 0 हटा देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी इसकी बेसिक की कहानी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब जरा इसके कुछ एक फॉर्मूला यहां पर ध्यान से देख लो। एक तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना कि साइन इनवर्स और इसके अलावा टैन इनवर्स है ना, इसके अलावा कॉसेक इनवर्स, इनके अंदर अगर -x है तो इन सब में से माइनस बाहर आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, और अगर बेटा कॉस इनवर्स और इसके अलावा सेक इनवर्स और इसके अलावा कॉट इनवर्स, इन तीनों से पाई माइनस आता है अगर हमारे पास अंदर माइनस होता है तो। ठीक है, सेम डोमेन वाले फंक्शन को अपन जोड़ते हैं तो वैल्यू π/2 आ जाती है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इनको जोड़ेंगे वैल्यू π/2। टैन इनवर्स कॉट इनवर्स जोड़ेंगे वैल्यू π/2। सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स जोड़ेंगे बेटा वैल्यू π/2। ठीक है, सेम डोमेन वाले फंक्शन को ऐड करेंगे तो वैल्यू π/2 आ जाती है। इसके अलावा ये 2 tan इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला याद रखना। 2 tan इनवर्स एक्स क्या होता है सर? इसको साइन के फॉर्म में अगर लिखते हैं बाबू तो ये हो जाता है 2x/1 + x²। कॉस के फॉर्म में लिखते हैं तो 1 - x²/1 + x²। इसी को अपन tan के फॉर्म में लिखते हैं तो 2x/1 - x² हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द आईटीएफ का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और बाकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसका ध्यान में रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा मैट्रिसेस पे। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में क्या क्या सर इंपॉर्टेंट है? एक तो मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन ध्यान में रखना कि अगर हमारे पास AIJ
ये m क्रॉस n है, दूसरा अगर बी आई जे ये p क्रॉस q है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बाबू यहाँ से n जो है p के बराबर होना चाहिए और इसका ऑर्डर आ जाता है सर m क्रॉस q। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इसमें ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए होता है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाता है, इसके अलावा माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज बाबू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है। अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ट्रांसपोज कुछ नहीं होता, दिस इज द ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये बाहर आ जाता है। नेक्स्ट इसमें बाबू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक किसे कहते हैं? अगर प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों साइड के एलिमेंट अगर सेम है तो दिस इज द सिमेट्रिक, ठीक है, यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक अपन किसे कहते हैं? अगर किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0 है, दोनों साइड के एलिमेंट एक दूसरे के माइनस टाइम्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होता है, सिमेट्रिक में बाबू ए ट्रांसपोज बराबर ए होता है, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रिगार्डिंग कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है। ए में से अगर ए ट्रांसपोज को घटाते हैं दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक। अगर हमारे पास ए जो है बाबू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए टू द पावर एन भी हमारा सिमेट्रिक हो जाता है। किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ द सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं बाबू डिटर्मिनेंट पे। डिटर्मिनेंट का कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, ये होता है बाबू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए ये होता है सर के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इनको ध्यान में रखना। इसके अलावा एडजॉइंट पे आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू बाबू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास कभी भी 2 क्रॉस 2 का कोई भी अगर लेट से ये हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसका डायरेक्ट अपन एडजॉइंट लिख सकते हैं डी और ए को इंटरचेंज करके, और ये माइनस बी माइनस सी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास कभी भी कोई डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया है बाबू x 0 0 0 y 0 0 0 z, इसका ए इनवर्स अगर अपने को लिखना है तो सीधा सीधा अपन लिख सकते हैं 1 बाई एक्स 0 0 0 1 बाई वाई 0 0 0 1 बाई z, ठीक है, इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा इनवर्स की प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा कुछ एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। ए इनवर्स का इनवर्स बाबू हमेशा ए होता है। दूसरा ए प्लस बी, इनका इनवर्स जो है ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स नहीं होता। ए इंटू बी का इनवर्स ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है, ठीक है। इसके अलावा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, तो इन सब को ध्यान में आपको रखना। इसके अलावा ए इनवर्स का ट्रांसपोज ये बाबू ए ट्रांसपोज का इनवर्स हो जाता है, तो ये प्रॉपर्टी जरूर ध्यान में रखना। इनवर्स की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी भी बहुत काम की है कि अगर ए बी बराबर बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ए का इनवर्स बी हो जाता है और बी का इनवर्स ए हो जाता है, ठीक है, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स में एक चीज और ध्यान में रखना कि अगर हमारे पास ए जो है बाबू सिंगुलर है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 है, तो यहाँ से ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो यहाँ से बाबू ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो दिस इज द कंप्लीट डिटेल अबाउट दिस डिटर्मिनेंट चैप्टर। नेक्स्ट आते हैं बाबू कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर पर, ये बेटा डिसकंटिन्यूअस होते हैं और नॉन डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। कोई भी दुनिया का पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है और हमेशा डिफरेंशिएबल भी होता है। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन बेटा कॉन्टिन्यूअस ऑलवेज होता है, डिफरेंशिएबल सिर्फ और सिर्फ आर माइनस क्रिटिकल पॉइंट पर नहीं होता, बस इसको ध्यान में रखना इस तरीके से, ठीक है। बहुत बढ़िया, ग्रेट यार। नेक्स्ट अब आगे मूव ऑन करते हैं। अब इसके बाद इसका जो सेगमेंट है बाबू डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो इसमें चेन रूल ध्यान में रखना, चेन रूल किस तरीके से लगाते हैं। उसके बाद यूज ऑफ लॉग, लॉगरिथम का यूज किस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा इसमें सब्स्टिट्यूशंस, सब्स्टिट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक को अपन किस तरीके से लगाते हैं। पैरामेट्रिक के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, बेटा आपको इसको देखना है, अनदर फंक्शन, ठीक है, ये कंसेप्ट देख लेना। इसके अलावा इसमें
इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनफाइनाइट सीरीज सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने ये इंपॉर्टेंस के हिसाब से लिख दिया, इसको एक बार को तुम लोग इस पैटर्न के हिसाब से अपनी कॉपी में रिवीजन कर लेना। ठीक है, इसमें बेटा पैरामेट्रिक पर बेस काफी अच्छे खासे सवाल और लॉगरिथम पर बेस और इन सब पर ये शुरुआत के चारों पर अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है, तो इनको ध्यान में रख लेना। ठीक है बाबू, क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यार एओडी में आते हैं। एओडी में मेनली बाबू इसको दो पार्टों में हम कैटेगराइज करते हैं, एक तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, और दूसरा मैक्सिमा मिनिमा। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या सीन होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अगर हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो एफ ऑफ एक्स हमारा इंक्रीजिंग, अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो यहाँ से एफ एक्स हमारा डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर यहाँ पर हमारे पास इक्वलिटी लग गई तो एफ ऑफ एक्स हमारा इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना दिस इज स्ट्रिक्टली और दिस इज द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर हमारा एफ डैश एक्स बाबू लेस देन 0 आ गया तो यहाँ से अपन बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना, अगर किसी भी पॉइंट के पहले हमारा फंक्शन एफ डैश एक्स पॉजिटिव फिर पॉजिटिव इंक्रीजिंग, किसी भी पॉइंट के पहले एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा सेम इसी तरीके से मैक्सिमम मिनिमम पर आता है। बेटा अगर किसी भी पॉइंट के पहले, कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि अगर हमारे पास कोई भी क्रिटिकल पॉइंट है, इसके पहले स्लोप पॉजिटिव बाद में नेगेटिव यानी कि मैक्सिमा, सेम इसी तरीके से अगर ये ए है पहले फंक्शन नेगेटिव फिर बाद में पॉजिटिव यानी कि दिस इज द मिनिमा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग में अपन कैसे करते हैं सर, सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालते हैं, दूसरा काम क्रिटिकल पॉइंट निकालता है, तीसरा काम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्टिंग का यूज कर देते हैं। डबल डेरिवेटिव टेस्टिंग क्या होता है बाबू, डबल डेरिवेटिव टेस्टिंग में सबसे पहला काम एफ डैश एक्स फाइंड आउट करता है, दूसरा काम क्रिटिकल पॉइंट निकालता है, तीसरा काम अगर एफ डबल डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पे तो बेटा यहाँ पर मिनिमा हो जाता है, अगर एफ डबल डैश एक्स का साइन नेगेटिव है किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पर तो ये बाबू मैक्सिमा हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द डबल डेरिवेटिव टेस्टिंग। इसके अलावा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स को 0 कर देते हैं, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू हर एक क्रिटिकल पॉइंट पर निकालता है, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है बाबू सब पर, इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू जहां पर आती है दैट इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जहां पर सबसे छोटी वैल्यू आती है दैट इज द एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, इसके अलावा क्लोज इंटरवल में कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल है तो इसमें सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालता है, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालता है, यहाँ पर बेटा एफ एक्स की वैल्यू सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट पर और एंड पॉइंट पर भी हम निकालते हैं, इन सब में जहां पर सबसे बड़ी वैल्यू होती है दैट इज द ग्लोबल मैक्सिमा, और इनमें जहां पर सबसे छोटी वैल्यू होती है बाबू दैट इज द ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट समरी तुम्हारे को एओडी का दे दिया है जो कि सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं बाबू इंटीग्रल चैप्टर। यार इंटीग्रल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बाबू वो एक तो है पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, दूसरा है बाई पार्ट, ठीक है, दूसरा है बाई पार्ट मेथड, तीसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बाई पार्ट में e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये फॉर्मूला बहुत ही रामबाण है, दिस इज द e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। पार्शियल फ्रैक्शन बाबू इसको कंप्लीटली ध्यान में रखना, कंप्लीट। इसमें 3 प्रकार का होता है, जैसे मान लो अगर हमारे पास कभी भी x प्लस ए अपॉन ये x प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं, ये a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी ऐसे ब्रेक कर देते हैं। और अगर मान लो जैसे कभी भी 1 अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर लिखा है तो इसको कैसे करते हैं, a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायरिंग कर देते हैं बेटा इस तरीके से। अगर मान लो यहाँ पर कभी क्वाड्रेटिक लिखा है, ऊपर कुछ भी हो सकता है डजंट मैटर, नीचे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है बाबू, तो नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर 1 डिग्री कम करके लिख देते हैं बाबू, यानी कि ए एक्स प्लस बी लिख देते हैं। ठीक है, 1 डिग्री डाउन करके अपन लिख देते हैं, तो ये पूरा पार्शियल फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन में ये जो है दिस, अगर यहाँ पर कभी भी न्यूमरेटर की जो डिग्री है ये डिनोमिनेटर से कम है तो होता है। अगर मान लो कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री बराबर है तो ऐसे केस में एडजस्टमेंट कर दो और जो न्यूमरेटर की डिग्री है उसे कम कर दो डिनोमिनेटर से, आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, अगर मान लो कभी भी न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से, अगेन यहाँ पर एडजस्टमेंट करो या डिवीजन करो, न्यूमरेटर की डिग्री कम कर दो डिनोमिनेटर से, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल में कुछ एक सब्स्टिट्यूशंस ध्यान में रखना। एक तो सब्स्टिट्यूशंस में कॉस स्क्वायर एक्स ये होता है सर 1 प्लस कॉस 2x/2, साइन स्क्वायर एक्स ये होता है बाबू 1 माइनस
cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एक होता है साइन क्यूब एक्स, ये होता है भैया 1/4 3 sin x माइनस साइन 3x। एक होता है सर cos क्यूब एक्स, ये होता है बाबू 1/4 3 cos x प्लस cos 3x। इनको ध्यान में रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। अगर कभी भी 1/e⁻x+1 का इंटीग्रल पूछा जाए तो e⁻−x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। और अगर मान लो कभी 1/1 + e⁻−x का पूछा जाए तो e⁻x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इस तरीके से आराम से इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट निचोड़ जहां से आपका इंटीग्रेशन बेटा पूछा जाता है। तो दिस इज द इंडेफिनिट इंटीग्रल। जरा डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ एक बातें देखते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे पहला ये तीनों प्रॉपर्टीज a to b f of x dx, ये होता है बाबू a to b f of b + a - x dx। इसको ध्यान में रखना, यहाँ पर x की जगह पर b + a - x हम लगा देंगे। इसको अपन किंग प्रॉपर्टी भी कहता है, सबसे ज्यादा बेटा यूज होने वाली प्रॉपर्टी यही होती है, ठीक है। दूसरी चीज -a to a वाली प्रॉपर्टी, ये यहाँ पर बाबू तीन केस बन जाता है। अगर हमारा fx ऑड है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर fx हमारा इवन है, इवन, तो ऐसे केसेस में इस इंटीग्रल की वैल्यू 2 टाइम्स 0 से लेके a f of x dx बन जाती है। और अगर ये नीदर इवन नॉर ऑड है, ठीक है, ये ना तो इवन है ना तो ऑड है, तो ऐसे केसेस में ये प्रॉपर्टी नहीं लगती। ऐसे केसेस में क्या यूज करते हैं, किंग रूल यूज कर देते हैं या बेसिक रूल यूज करके अपन निकाल लेते हैं सवाल को, ठीक है। तो दिस इज द -a to a सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी बाबू इसकी 0 से लेके 2a वाली प्रॉपर्टी है। ये 0 होती है इसकी वैल्यू अगर f of 2a - x इज इक्वल टू f of x के बराबर माइनस टाइम्स f of x के बराबर हो जाए। और इसकी वैल्यू 2 टाइम्स 0 से लेके a यानी लिमिट आधी हो जाती है fx dx। कब, अगर 2a - x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स f of x हो जाए, सॉरी प्लस fx हो जाए तो, ठीक है। और अगर इन दोनों में से कोई केस नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगता। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, किंग प्रॉपर्टी का यूज करता है, किंग रूल या बेसिक मेथड। बात समझ आई? तो ये बात जरूर ध्यान रखना बाबू, दिस इज द थिंग, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल के रिगार्डिंग ये सारी बातें जरूर ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें ay में आ जाता है। ay में सबसे पहले एरिया अंडर द कर्व विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, इंटीग्रेशन a to b f of x dx आ जाता है सबसे पहली चीज। y एक्सिस के अबाउट निकालते हैं a to b f of y dy आ जाता है। तीसरा, अगर कभी भी एक कर्व दूसरे कर्व के बीच में निकालते हैं बाबू तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर देता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है, लोअर कर्व, इस तरीके से निकाल लेते हैं। चौथा, अगर मान लो कभी भी यहां तक ये fx के साथ में एसोसिएटेड है, यहां तक ये gx के साथ में एसोसिएटेड है, ठीक है, तो ऐसे केसेज में a से लेके b तक इंटीग्रेशन fx dx अपन निकाल लेंगे, प्लस b से लेके c, अगर इसको c बोल देते हैं तो ये gx dx के साथ में निकाल लेते हैं, यानी कि यहां पर अपन इंटीग्रेशन जोड़ देते हैं। इसमें कुछ एक और बेसिक बातें ध्यान में रखना, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे हमारे पास अगर कभी भी y इज इक्वल टू साइन एक्स है, भैया इस एक हुड्डे का एरिया 2 होता है, इस हुड्डे का एरिया 2 होता है, आधे हुड्डे का एरिया बेटा 1 होता है, इसका एरिया 1 होता है। सेम ऐसे ही cos x में भी ये पूरे हुड्डे का एरिया 2 होता है, आधे हुड्डे का एरिया 1, आधे हुड्डे का एरिया 1। जैसे यहाँ पर ये पूरे हुड्डे का एरिया 2, आधे हुड्डे का एरिया 1, आधे हुड्डे का एरिया 1, ठीक है। तो दिस इज द हमारा AOI। नेक्स्ट आते हैं भैया डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर 1 नंबर का सवाल बनता है ऑर्डर और डिग्री पे, ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, इनका सम पे। यहाँ पर ध्यान रखना ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट, ये हमेशा एग्जिस्ट करता है बाबू। और डिग्री के लिए पॉलिनोमियल होना जरूरी है, ठीक है, इसके लिए पॉलिनोमियल होना बहुत जरूरी है। और अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो ये सब केसेस ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहला काम पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश करोगे, बन जाता है तो फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग एंड ऑल कर करा के, ठीक है। ये लॉग के अगर अंदर है तो सबसे, अगर निकल जाता है बाहर तो फिर वो पॉलिनोमियल बन जाती है, वो सब चीजें बेटा ध्यान में रखना, ठीक। दूसरी चीज मेथड में आता है, सबसे पहला वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस LDE। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना बाबू, दिस इज द होमोजीनियस। होमोजीनियस किसे कहते हैं, अगर डिग्री ऑफ ईच टर्म, अगर डिग्री ऑफ ईच टर्म सेम है, हर एक टर्म की डिग्री सेम है, ठीक है। अगर कभी भी y/x टाइप का है या x/y टाइप का है तो दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन। y/x टाइप का है तो अपन y/x को v मान लेते हैं, y हो जाता है सर vx, यहाँ से dy/dx अपन क्या निकाल लेते हैं, और v + x dv/dx आ जाता है, ठीक है।
और अगर ये एक्स बाई वाई टाइप का है तो यहाँ पे एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वी मान लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू वी वाई हो जाता है। तो यहाँ पे ये डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। यहाँ पे एलडी में भी बेटा ये दोनों पैटर्न ध्यान में रखना। एलडी में 1 नंबर का सवाल बनता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में, दूसरा 3 नंबर का सवाल बन रहा होता है सोल्यूशन निकालने में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सोल्यूशन निकालने में सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, दूसरा काम सोल्यूशन इक्वेशन लिखते हैं, y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू राइट साइड वाला फंक्शन प्लस dx प्लस c कर देते हैं। अगर ये dx बाई dy टाइप dy बाई dx टाइप का होता है तो ठीक है, और अगर यही dx बाई dy टाइप का होता है फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पर x के साथ में बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू राइट साइड वाला फंक्शन dy यहाँ पर कर देते हैं, ध्यान रखना प्लस c हो जाता है। तो दिस इज द कंप्लीट डिटेल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं बाबू वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर में जो सबसे ज्यादा काम का है, एक तो यूनिट वेक्टर, एक ऐप क्या होता है सर a डिवाइडेड बाई मॉड ए, दूसरा चीज कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, a इज इक्वल टू लैम्डा बी, a क्रॉस b बराबर 0 होता है। तीसरी चीज अगर हमारे पास दो वेक्टर है तो a1 बाई ए टू इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, ठीक है। दिस इज ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में लैम्डा मैग्नीट्यूड का वेक्टर कैसे लिखते हैं बाबू, लैम्डा इंटू ए यूनिट वेक्टर, यानी लैम्डा इंटू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ए लिख देते हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर में इनको ध्यान रखना है। इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी होता है मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। यहीं पर मैं क्रॉस का भी लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी होता है मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ से दूसरा फॉर्मूला कॉस थीटा होता है बाबू ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, यहाँ से साइन थीटा हो जाता है सर मॉड ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड बी, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें तीसरा फॉर्मूला होता है बाबू कि इसको थोड़ा सा कुछ एक बातें ध्यान में रखना। ए डॉट बी क्या होता है सर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है। यहाँ पे a क्रॉस b अपन कैसे निकाल रहे होते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ से सर a1 b1 c1 a2 b2 c2 इस तरीके से, ठीक है। अगर कभी भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो a डॉट b बराबर 0, कभी भी अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो a क्रॉस b बराबर 0, ठीक। यहाँ से बेटा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द बी वेक्टर, ये क्या होता है, ये होता है भैया a डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड बी। और इसके अलावा एरिया ऑफ द ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अगर ये ए वेक्टर है दिस वन इज द बी वेक्टर, एरिया हो जाता है सर 1/2 a क्रॉस बी, ठीक है। दिस इज द थिंग। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है बाबू, पैरेललोग्राम का एरिया अगर ये ए वेक्टर है दिस वन इज द बी वेक्टर, तो एरिया इसका हो जाएगा सर मॉड ए क्रॉस बी। अगर हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, इसका डायगोनल बाबू अगर ये d1 और ये d2 है तो इसका एरिया हो जाएगा सर 1/2 d1 क्रॉस d2, ठीक है। कुछ एक बातें जरूर ध्यान में रखना इसमें, अगर जैसे हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, अगर ये ए वेक्टर है दिस वन इज द बी वेक्टर, तो इसकी बड़ी वाली डायगोनल होती है a प्लस बी, छोटी वाली होती है बाबू a माइनस बी। एक बात और इसमें ध्यान रखना, अगर हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, मान लो ये d1 वेक्टर है, दूसरी डायगोनल d2 वेक्टर है, तो इसका ये वाला साइड होता है d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला होता है बाबू d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये सारी पूरी इंफॉर्मेशन, दिस इज द कंप्लीट वेक्टर अलजेब्रा, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने तुम्हारे को बता दिया है। कुछ एक बातें और ध्यान से सुन लो, जैसे अगर कभी भी थीटा एक्यूट है तो थीटा एक्यूट यानी कि कॉस थीटा कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि ए डॉट बी कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अगर थीटा कभी ऑब्ट्यूज है तो यहाँ पर कॉस थीटा हमारा कैसा हो जाएगा, लेस देन 0, तो यहाँ से ए डॉट बी क्या हो जाएगा सर, लेस देन 0, ठीक है। ध्यान रखना इसको। तो दिस इज द कंप्लीट डिटेल अबाउट द वेक्टर अलजेब्रा। नेक्स्ट आते हैं बाबू 3D पे, ठीक है। 3D में ये सेक्शन फॉर्मूला वगैरह ध्यान रखना, सेक्शन फॉर्मूला, इसके पहले डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, इनको ध्यान में रखना बाबू। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सेक्शन में एक तो इंटरनल में क्या होता है, वही mx2 प्लस nx1, दूसरा एक्सटर्नल में माइनस आ जाता है mx2 माइनस nx1। तीसरा मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट में कैसे करते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2, दिस इज द मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिटेल है बाबू सेक्शन फार्मूला के बारे में। उसके बाद अपन 3D में डीसीज और डीआरस, डीसीज एंड डीआरस का कंसेप्ट ध्यान रखना। डीसीज और डीआरस क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है बाबू।
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। ध्यान रखना यहाँ पे अल्फा बीटा गामा 0 से लेके पाई के बीच में होता है, 0 से लेके पाई, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको साइन के टर्म में लिख देते हैं बाबू, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ये हो जाता है सर 2, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसको cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा के फॉर्म में लिखता हूँ तो ये बाबू -1 आ जाता है। तो ये तीनों फार्मूलाज ध्यान में रखना, ठीक है, ये तीनों फार्मूलाज ध्यान में रखना। नेक्स्ट 3D में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर, यानी कि x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी होता है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखना, drs ऑफ x एक्सिस, drs ऑफ x एक्सिस ये क्या होता है बाबू 1 0 0, y एक्सिस का drs ये 0 1 0, z एक्सिस का drs 0 0 1, ठीक है। इसके अलावा कोई भी लाइन अगर इक्वल एंगल बना रही है, इक्वल एंगल फ्रॉम ऑल द एक्सेस, तो इसका जो डीसीज है ये होता है सर +-1/√3 +-1/√3 +-1/√3, ये अपन इसका drs लिख सकते हो 1 1 1, ठीक है। तो दिस इज द, अगर कोई भी लाइन इक्वल इंक्लाइंड है तो, ठीक है। नेक्स्ट है बाबू एंगल बिटवीन टू लाइन, cos थीटा होता है बाबू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर प्लस। अगर कभी भी दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कंडीशन होती a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, कभी भी दो लाइनें अगर पैरेलल है तो सर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। उसके बाद शॉर्टर डिस्टेंस पर आ जाता है, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, स्क्यू लाइन के बीच का क्या होता है बाबू, d इज इक्वल टू मॉड a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2, ठीक है। दो पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस क्या होता है बाबू, ये होता है सर a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मॉड b, दिस इज द पैरेलल लाइन के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिरर इमेज, मिरर इमेज कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर ये x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी लिखा है। सबसे पहला काम यहाँ से अपन इसका जनरल कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेता है। जनरल कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के बाद अगर ये a है ये b है, लाइन का drs ये है, तो सबसे पहला काम क्या करता है, जनरल कोऑर्डिनेट। दूसरा काम, जो AB है ये परपेंडिकुलर टू द लाइन, यहाँ से बेटा लैम्डा की वैल्यू आ जाती है, लैम्डा की वैल्यू आने के बाद b आ जाता है, b आने के बाद यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ से अपन इसको c को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिरर इमेज का कंसेप्ट। नेक्स्ट है बाबू दो लाइन का इंटरसेक्शन कैसे निकालता है, पहले लाइन का जनरल कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, इसका जनरल कोऑर्डिनेट इसका जनरल कोऑर्डिनेट दोनों को बराबर करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से अपन इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट आराम से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। नेक्स्ट आते हैं बाबू एलपीपी पे। एलपीपी दो टाइप की होती है, बाउंडेड एलपीपी, अनबाउंडेड एलपीपी। इसमें दोनों में कुछ बातें ध्यान रखना। बाउंडेड किसे कहते हैं, जहां पर ये बाउंडेड फिजिबल रीजन हो, अनबाउंडेड जहां पर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है। ये छोटी सी बात, बाउंडेड में हमेशा मैक्स और मिन ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं, ऑलवेज एग्जिस्ट हमेशा। इसमें बेटा मैक्स या मिन एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, मे और मे नॉट, ठीक है, मे और मे नॉट, ये कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है, जैसे मान लो अगर कभी भी z मैक्स की वैल्यू या z मिन की वैल्यू अगर दो पॉइंट पर सेम आ जाए बाबू, जैसे AB और CD पर सेम आ गया, तो अपन ये कहते हैं कि z मैक्स और z मिन AB और CD दोनों को ज्वाइन करने वाली पूरी लाइन के अलॉन्ग लाई करेगा, और यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी ऑप्टिमल पॉइंट्स होंगे। यहाँ पर कितने पॉइंट, इनफाइनाइटली मेनी ऑप्टिमल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन की कहानी थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें पूरा स्टेप जो है बाउंडेड के जैसा होता है। लास्ट में बाबू z मैक्स मैक्सिमम के लिए कैपिटल M निकाल लेते हैं। अगर इसका कॉमन रीजन आता है, कॉमन रीजन, तो यहाँ पर M जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कॉमन रीजन नहीं आएगा तो जो हमारे पास यही M है, दिस इज द मैक्स वैल्यू। अनबाउंडेड में अगर मिनिमम निकालना है तो z मिन इज लेस देन स्मॉल m। अगर ये कॉमन रीजन इसका आ जाता है फिजिबल रीजन के साथ, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। और अगर इसका कॉमन रीजन के साथ फिजिबल नहीं आता, तो अपन अगर कॉमन रीजन के साथ फिजिबल रीजन के साथ में कॉमन नहीं आता, तो अपन यही जो इसकी स्मॉल है, स्मॉल m, दिस इज द इसकी मिनिमम वैल्यू। तो दिस इज द बेटा अनबाउंडेड एलपीपी, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बाबू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा कंडीशनल याद रखना।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है भैया, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई बी, ठीक है, दिस इज द कंडीशनल। मल्टीप्लिकेटिव इवेंट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ठीक। इसके अलावा इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, दिस इज द इंडिपेंडेंट इवेंट। कंडीशनल की कुछ एक प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी इवेंट बराबर 1 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की विद रिस्पेक्ट टू सेम इवेंट 1 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बाई एफ, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ होता है बाबू। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई सी, ये होता है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई सी, ठीक है, दिस इज द कंडीशनल की प्रॉपर्टीज। यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट के रिगार्डिंग कुछ एक बात है, अगर कभी भी ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो यहाँ से 3 चीजें और इंडिपेंडेंट हो जाती है, एक तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, तीसरा दोनों का कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों चीजें बेटा और इंडिपेंडेंट इवेंट्स बन जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद इसमें हम लोग आते हैं बाबू टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बेस थ्योरम पे। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हम लोग यहाँ पर कंडीशन ध्यान रखना, सबसे पहली बात सारे के सारे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, सारे के सारे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये अप्लाई होता है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है बाबू, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ई बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ई बाई E2, इस तरीके से अपन निकाल रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेस थ्योरम क्या होता है, जहां पर एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्यू टू EI, तो यहां पर बाबू नीचे लिखते हैं अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो कि होता है सर टोटल प्रोबेबिलिटी, और ऊपर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू ई बाई EI, ठीक है। तो दिस इज द बेस थ्योरम। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट इज द बाबू रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का मीन क्या हो, एक तो इसमें सवाल आता है ये के की वैल्यू निकालने वाला, सिंपल सा क्वेश्चन, इन सबको जोड़ देना, समेशन PI बराबर 1 होता है। दूसरा मीन क्या होता है, मीन होता है समेशन XI PI, इसे अपन एक्सपेक्टेशन ऑफ द एक्स कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मीन। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर होगी। तो बेटा यहां पर मैंने कंप्लीट मैथ के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं सारे मैंने आपको रिकॉल करा दिए। इसके अलावा कल मैं तुम लोगों के लिए गेस्ट पेपर लेके आ रहा हूं, जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं बेटा आप इसका रिमाइंडर जरूर हर हालत में सेट कर लेना। बस आपको करना है क्या, यहाँ पर CVT अड्डा पे आना, ठीक है, यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे CVT अड्डा पे आना, आप लोग आराम से इसका रिमाइंडर बेटा हर हालत में सेट जरूर कर लेना। ये सेशन ऑलरेडी लग चुका है, ठीक है, यहाँ पर आपको CVT अड्डा दिख रहा होगा। तो कल मैं सुबह तुम्हारे को गेस्ट पेपर कराऊंगा, जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं आपको सेशन में प्रेजेंट रहना बेटा कंपलसरी है, अदरवाइज आप गेस्ट पेपर से छूट जाओगे, ठीक है। तो हर हालत में इस सेशन को आप लोगों को जरूर करना है, ठीक है बाबू, क्लियर। तो इसका रिमाइंडर आप लोग जरूर सेट कर लेना अच्छी तरीके से, सो दैट आप बिल्कुल भी इसे मिस ना करें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं बेटा सारे मैंने आपके माइंड में एक बार डाल दिए। कल आपके लिए मैं दोबारा सेशन लेके आऊंगा, और हाँ, जो हमारा परसों वाला सेशन है सुबह 4 बजे का, वो भी सेशन बेटा आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलना। पेपर के पहले हर हालत में रिवीजन करके जरूर जाना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सभी मेरे बच्चों को। गॉड ब्लेस यू बेटा। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना ये रिवीजन कैसा लगा, और दिन रात मैं आप लोगों के लिए लगा पड़ा हूं बेटा, जब से आप 28 तारीख खत्म हुआ है, और बस हम लोग अपने लक्ष्य के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। मुझे मालूम है कि मेरी SSR आर्मी जीतेगी, और बेटा हम हर साल जीतते हैं। लास्ट ईयर भी हम जीते थे, उसके पहले भी जीते थे, और इस बार भी हम जीतेंगे। जितने भी मेरे SSR फाइटर्स हैं, जितनी भी मेरी SSR आर्मी है, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के जाना कि रिवीजन कैसा लगा तुम्हारे को। बहुत ही कंसाइज, बहुत ही ज्यादा क्रिस्प, बहुत ही टारगेटेड मैंने तुम्हारे को बताया। एक बार अगर एज अ पॉडकास्ट के जैसा सुन जाओगे ना, चाहे वॉशरूम में भी बैठ के सुन लो कान में ईयरफोन लगा के, तो भी तुम्हारे को पूरा रिवाइज हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया है तो बेटा वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, ठीक है, और अच्छी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। इंतजार रहेगा बेटा सुबह के सेशन में, और कमेंट में जरूर बता के जाना सेशन कैसा लगा। टेक केयर बेटा।